हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में, ठीक है, जिन्हें हम खुफिया विभाग भी कहते हैं। ठीक, इसमें हम जब शुरुआत करते हैं तो शुरुआत से पहले हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो कि हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी हो जाता है इससे पहले कि हम आगे प्रस्थान करें। तो डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है। The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. चलिए अब शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो देखिए, जो इंटेलिजेंस या डिटेक्टिव एजेंसीज हैं दुनिया भर में, लगभग हर देश के पास अपनी कोई ना कोई खुफिया या फिर जासूसों वाली एजेंसी होती है। इसका काम क्या होता है? इसका कार्य दो प्रकार से होता है, आंतरिक तौर पे और बाहरी तौर पे सुरक्षा को, आप कह सकते हैं सुरक्षा को इंश्योर करना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये एक खुफिया विभाग है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे देशों में अपने कई सारे एजेंट को भेज देगा और जिस भी देश में वो एजेंट रहेंगे वो वहां से जानकारी एकत्रित करके इसको देते रहेंगे। अब ये जो विभाग है ये अपने देश की सरकार को ये जानकारी मुहैया कराता रहेगा ताकि जो आपके देश की सरकार है वो मिली हुई जानकारी के मुताबिक काम कर सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो नाम हमारे सामने निकल के आता है वो निकल के आता है मोसाद। मोसाद जो है इसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। ये जो है ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहाँ की? इजराइल की। देखिए, अब हम बात करें इजराइल की, तो इजराइल जो है वो एशिया में एक देश है जो कि मध्य एशिया की तरफ पड़ता है, जिसे हम मध्य पूर्व एशिया या मिडल ईस्ट एशिया के नाम से भी जानते हैं, वहां पे पड़ता है। इजराइल जो है उसका इतिहास अपने आप में ही काफी संघर्ष भरा रहा है। पहले फलस्तीन हुआ करता था, फिर इजराइल और फलस्तीन की जंग के बाद धीरे धीरे इजराइल फैलता चले गया, फलस्तीन घटता चले गया। लेकिन इजराइल के फैलाव के साथ इजराइल पे कई सारे हमले भी होने लगे। ठीक है, तो इसी बीच में इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को स्थापित किया था, जिसका इजरायली या हिब्रू भाषा में मतलब होता है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन। वक्त के साथ साथ इस एजेंसी ने, मोसाद ने, कई सारे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जिसने कि इजराइल को एक ताकतवर और समर्थ देश के तौर पे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। फिर आता है हमारा द जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी, यानी कि GDES। ये जो है ये खुफिया विभाग है, कहाँ का? फ्रांस का। ठीक है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी है कहाँ की? फ्रांस की। अब हम बात करें इसके बारे में, फ्रांस जो है वो यूरोप में एक देश है और यूरोप के सबसे समर्थ और ताकतवर देशों में से एक है। तो उसकी अपनी जो खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि फ्रांस की सरकार के लिए दुनिया भर की खबरों को एकत्रित करती है, वो है जनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है हमारा कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस, यानी कि नाइचो। तो नाइचो जो है ये असल में किस देश का खुफिया विभाग है? ये जापान का खुफिया विभाग है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो याद रखनी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जापान अपनी कोई भी सेना आधिकारिक तौर पे नहीं रखता। ये बात ध्यान रखिएगा, जापान के पास अपनी खुद की भी कोई सेना नहीं है। तो जापान की जो सुरक्षा है वो कौन सुनिश्चित करता है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका सुनिश्चित करता है। लेकिन जापान ने अपनी सेना तो नहीं रखी है, पर अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को बरकरार रखा है। ठीक है, तो असल में इंग्लिश में हम इसको कहते हैं द कैबिनेट इंटेलिजेंस एंड रिसर्च ऑफिस और जापानीज में इसको कहा जाता है नाइचो। इसके बाद हम बात करते हैं अल मुखाबरत की, जो कि असल में इंटेलिजेंस एजेंसी है किसकी? ईरान की।
ठीक है। अब हम बात करें अल मुखाबरत के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि यहाँ पे दो देश हैं जिनके नाम आपस में एकदम मिलते जुलते हैं, एक है ईरान और एक है इराक। तो यहाँ पे नाम में आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा अल मुखाबरत इराक की इंटेलिजेंस एजेंसी है, ना कि ईरान की। तो इस नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आता है हमारा द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, FBI, और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, CIA। ये दोनों ही जो हैं ये किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इन दोनों का जो कार्य है वो थोड़ा सा अलग अलग है। यानी जो आपकी FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये असल में अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। वहीं पे जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये अमेरिका की बाहरी सुरक्षा या अमेरिका के लिए बाहरी देशों की जानकारी एकत्रित करने का कार्य करती है। ये दोनों ही एजेंसियां अपने आप में बहुत ही ज्यादा वर्चस्व रखती हैं जब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच का। यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन दोनों का दबदबा है इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव वर्ल्ड में। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है द रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग, रॉ, और फिर आता है द इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB। ठीक है। इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं। किसकी? इंडिया की, भारत की, हमारे देश की। ठीक। अब इसमें एक चीज समझते हैं कि इंडिया का जो इंटेलिजेंस मॉडल है वो काफी हद तक यूएसए की तरह है। कैसे? यूएसए जो है उसमें दो इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक जो आंतरिक सुरक्षा देखती है, एक जो बाहरी सुरक्षा देखती है। वैसे ही भारत में भी यही सिस्टम है। रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग, रॉ, ये भारत की बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है। वहीं पे इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, भारत की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी है। IB जो है इसकी शुरुआत रॉ से पहले हुई थी। ठीक है। इंडिया चाइनो वॉर, सॉरी, साइनो इंडियन वॉर भी कहते हैं, इंडिया चाइना वॉर भी कहते हैं उसे, 1962 का जो वॉर था उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो की कई सारी खामियां निकल के आई, जिसके साथ साथ भारत ने इन खामियों पे कार्य करते हुए रिसर्च एंड एनालिसिंग विंग की शुरुआत की। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो फाउंडर हैं, जो जनक हैं, वो कौन है? मिस्टर RN काओ। ठीक है। इन्होंने इसको स्थापित करवाया था। और 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध था उसमें रॉ ने कई सारी खुफिया जानकारी को एकत्रित करने का कार्य किया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत को उस युद्ध में फायदा मिला था। और रॉ के बाद ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को अब आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों के कार्य से हटा के केवल केवल आंतरिक सुरक्षा दे दी गई और बाहरी सुरक्षा रॉ को दे दी गई। ठीक है। अब दूसरा हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है द इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI। यह असल में भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, और भारत में कई सारे आतंकी हमलों या फिर कई सारी चीजों में भी आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है द कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, KGB। ये भी दुनिया भर की सबसे ज्यादा वर्चस्व रखने वाले इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव एजेंसीज में से एक है, जो कि असल में आपकी रशिया देश की इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव एजेंसी है। फिर हम बात करते हैं नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, NIA। यह असल में एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहाँ की? साउथ अफ्रीका की। फिर आती है द ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। यह जो है ये है इंटेलिजेंस एजेंसी, कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। फिर आती है सेंट्रल एक्सटर्नल लियासन डिपार्टमेंट। ये चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क भी है। फिर आती है हमारी MI5 और MI6 मिलिट्री इंटेलिजेंस। ये दोनों ही इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कहाँ की? यूनाइटेड किंगडम की। ठीक है। आइए एक बार सारांश देख लेते हैं। तो हमने देखा इंटेलिजेंस और डिटेक्टिव एजेंसी जो हैं ये पूरी दुनिया भर में अपने अपने देशों की नेशनल सिक्योरिटी को, कानून को लागू करने में और जानकारी एकत्रित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्ट्रक्चर के अनुरूप, फंक्शन के अनुरूप या फिर अपनी जूरिसडिक्शन
या न्याय अधिकार के अनुरूप अलग-अलग हो सकती हैं। लेकिन इन सब का जो कार्य होता है वो आम तौर पे जानकारी को एकत्रित करना, उसको समझना और उसके तौर पे मिली जो भी इंफॉर्मेशन है या जानकारी है वो सरकार को देना, ताकि जो भी खतरा है उसके बारे में सचेत किया जा सके। कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में खबर मिल सके या फिर दूर-दराज के देशों में कोई भी नया डेवलपमेंट होने वाला है उसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम बात करें क्या और कौन-सी हमने की एजेंसीज़ देखी, तो हमने देखा सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी को, एफबीआई को, MI6 को, MSS को, रॉ को, मोसाद, डीजीएसई और हमने देखा कि ये सारी एजेंसीज जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी एक-दूसरे से जुड़ी होती। इसी के साथ हमने कर लिया इस लेक्चर को समाप्त। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।